हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा। माय नेम इज कृति। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर, द फोर्थ एपिसोड ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। यस, यू हर्ड मी राइट। हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं ऑन आवर चैनल नीट आई क्वांटा। अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोज़ को लाइक करो, क्योंकि हम पहला चैनल है जो आपको क्लास 12th के सारे चैप्टर, वेदर इट्स बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, सारे चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे साथ। वी हैव आर तेजस बैच विच इज जस्ट एट ₹1 गाइस। सो अगर आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है, सो यू कैन गो एंड चेक द लिंक ऑफ द तेजस बैच, जहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे। Will be giving you the access to our dashboard जहाँ पे lectures already uploaded है, not only just for 12th, also for 11th also, अगर आपको अपनी basics clear करने हैं। And yes, DPPs and mock test. So please पहले के 3 लेक्चर जो सॉल्यूशन के मैं ऑलरेडी अपलोड करवा चुकी हूँ चैनल पे, आप उसको जाके ज़रूर देखिए और स्टार्टिंग से पढ़िए अगर ये लेक्चर आपके लिए पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो ऐसा टॉपिक है जो शायद किसी और टीचर ने कभी कवर नहीं कराया है। यस, द सॉल्युबिलिटी। यस, आई विल बी टीचिंग यू सॉल्युबिलिटी इन डिटेल, जो कभी भी सॉल्यूशन में पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो सब एज्यूम कर लेते हैं कि लाइक ये तो आता ही होगा। नहीं, विल बी लर्निंग अबाउट सॉल्युबिलिटी इन डिटेल। व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर टुडे। सॉल्यूशन, सो हम आज में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबलाइज करना। अगर आप कोई शुगर को ऐड कर रहे हो पानी में तो आप क्या कर रहे हो? सॉल्युबलाइज कर रहे हो, राइट? सो बेसिकली solubility is, it is the required amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent to make a saturated solution at a specified temperature and pressure. So solubility वो होता है कि जब हम कुछ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करें सॉल्वेंट में इन ऑर्डर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब वो इतना ही हो कि वो पानी में जाके डिजोल्व कर जाए, हमें उसके पार्टिकल अलग से ना दिखे। दैट इज डिफाइंड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूशन। जैसे शुगर को हमने ऐड किया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 250 ml ऑफ वाटर है जिसमें मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड की, तो वो क्या देखा, आफ्टर मिक्सिंग इट हमें और सॉल्यूट मतलब शुगर के पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं। तो दैट्स अ कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, दैट्स अ कंडीशन वेयर वी मेड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इफ आई विल ऐड 1 मोर स्पून ऑफ सॉलिड द शुगर, तो उसमें अगर क्या हो प्रोसेस, हो सकता है वो कंप्लीटली डिजोल्व ना हो, भी सकता है कि वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। So that's how we define the solubility. Substance required, it is required to amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at constant and temperature and pressure. So right, that's what we have our solubility. Solubility के कुछ फैक्टर्स होते हैं, there are certain factors which affect solubility. क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर होंगे? सोचो सोचो इस बारे में कि कौन कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करे। अब सॉल्युबिलिटी 2 कंपोनेंट से जुड़ी हुई है, एक अपना सॉल्वेंट और एक अपना सोल्यूट। तो डेफिनेटली फैक्टर्स में हमारा सबसे पहला फैक्टर तो यही होगा कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि पोलर सॉल्यूट है या पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्यूट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नेचर क्या है उसका, वो दिखने में कैसा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। सो दैट आर द 2 फैक्टर्स वी हैव फॉर सॉल्युबिलिटी। Then we have temperature. Definitely temperature will play an important role in determining the solubility of a solution. And last we have is pressure. So these are the 4 major factors which are going to affect the solubility of a solution. Right? एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स बाय यूजिंग, कि मान लो मैं एक एग्जांपल से इन फैक्टर्स को समझाती हूँ कि अगर हमारा एक बहुत कॉमन सोल्यूशन हो कि अगर हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया हो, जस्ट लाइक अ शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशंस, ये सब जो हमारे सोल्यूशन होते हैं, दीज आर हमारा सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑन द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. For example,
फॉर एग्जाम्पल वी हैव sugar plus water, salt plus water, right? Okay. So first we have the nature of solute and solvent. पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी हो रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से ही हो रही है, वही दो कंपोनेंट होंगे तो सॉल्युबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। तो उन्हीं के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरह का सॉल्यूट किस तरह के सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए या किस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए जो सॉल्यूट को डिजोल्व कर सके। दोनों एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। सो पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सोल्यूशन की अगर हम बात करें, पोलर सोल्यूट क्या होते हैं? बेसिकली द वन विच हैव पोलैरिटी, जिसमें डाइपोल क्रिएट हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल CtH5OH हमारा अल्कोहलिक पोलर सोल्यूट है और मैं उसको ऐड कर रही हूँ वाटर में। वाटर भी हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, दोनों पोलर इन नेचर है, तब उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। ये ना एक लाइन भी है एनसीईआरटी में, बहुत फेमस लाइन है एनसीईआरटी में, जब हम ये बात करते हैं ना कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। एक बहुत फेमस कोट किया हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होंगे। अब नॉन पोलर सॉल्यूट हमारे कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम मान ले, अगर हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमारे कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे बेंजीन अगर सॉलिड फॉर्म में ले ले, राइट, अगर हम उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल ले। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं हमारे? नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सारे नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, वेदर इट इज बेंजीन, हेक्सेन, टोलुइन, ऑल दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। इनका नेचर क्या है? नॉन पोलर है, राइट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे नॉन पोलर नेचर होते हैं। तो नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल इन वाटर हमारा पोलर सॉल्यूट है और पानी भी हमारा क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। जैसे और भी एग्जांपल की पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो H2O हो गया। अल्कोहल भी तो सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है, सो अल्कोहल, NH3, ऑल दीज आर पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्यूट की और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि CO2 हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाए, अगर CO2 की बात करें तो वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, उसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है, तो वो भी एक सॉल्यूट की तरह काम कर सकते हो। तो बेंजीन कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशन। बेंजीन भी एक तरह का सॉलिड सोल्यूट है, नॉन पोलर सॉलिड सोल्यूट है। CO2 कैन एक्ट लाइक दैट। या फिर अपना H2, मतलब बेसिकली अगर सॉलिड की बात करें तो हमारा अगर कोई भी गैसेस फॉर्म को सॉलिड में कन्वर्ट कर ले जो नॉन पोलर इन नेचर, वो सब के सब नॉन पोलर सोल्यूट में काम आ सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच affects the solubility of a solution. Next we have the effect of temperature. अब क्या लगता है, एक मिनट, क्या लगता है कि टेम्परेचर का क्या रोल हो सकता है सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करने में? व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम टेम्परेचर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली दो ही प्रोसेस हो सकते हैं टेम्परेचर के साथ, ईदर वी इंक्रीज द टेम्परेचर और वी डिक्रीज द टेम्परेचर, राइट। अब अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर इफेक्ट कैन बी सीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि the solubility of solid and liquid affected by temperature, enthalpy change in solution is denoted as delta H of a solution। ठीक है, अब enthalpy क्या है कि कितनी amount of energy change हुई है when we are doing the addition of any solute in a solvent। so enthalpy change in a solution से हम mathematically temperature effect दिखा सकते हैं solid का in solvent या solubility if the dissociation process is endothermic। वही हमने जो बात की, अगर एंडोथर्मिक है जिसमें डेल्टा एच सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मान लो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और उसमें क्या है, एनर्जी लग रही है, मतलब टेम्परेचर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। क्यों? ज़्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, तो वो ज़्यादा तरीके से मतलब उसमें सॉल्युबलाइज होंगे, डिसोसिएट करेंगे एंड उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी।
और वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? डेल्टा एच सोल्यूशन से मेजर कर सकते हैं, राइट वो एनर्जी चेंज बता सकता है। ओके अब नेक्स्ट बात करें कि अगर प्रोसेस हो जाए एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। मतलब इसमें क्या है? एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, वी आर रिलीजिंग आउट एनर्जी एट द प्रोडक्ट साइड। तो इन दिस केस द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे और हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ना, मतलब वो कहना चाह रहा है कि रिएक्शन अब क्या हो चुकी है, एक पॉइंट आ चुका है जहां पे हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब बेसिकली मिक्स हो चुका है सोल्यूशन। जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाने लगोगे ना उतना प्रोडक्ट कम ऐड होने लगेगा सोल्यूशन में, उतना कम सॉल्यूट हम ऐड कर पाएंगे सॉल्वेंट में। तो उस केस में हमारी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज करने लगती है राइज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट कहाँ से रिलीज होती है? प्रोडक्ट साइड से। हीट रिलीज होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट हमारा क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है, हम उसमें और कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। तो अगर हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड ही नहीं कर पाएंगे तो सॉल्युबिलिटी तो अपने आप घटने लगेगी। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद rise in temperature. Generally, the solubility of solids in liquid increases with increase in solution. अगर हम generally बोले, एक जनरल स्टेटमेंट ले अपार्ट फ्रॉम द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास कि सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बढ़ेगी। क्यों? हीट दे रहे हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे ब्रेक करते जा रहे हैं और भी सॉल्युबलाइज होने लगते हैं। तो वी ऑलवेज से कि राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। NaCl solubility is not much affected by the increase of temperature. इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा NaCl के साथ क्यों होता है। अब गाइज रीजन क्या है कि अगर हम बात करें कि NaCl solubility is not much affected by the increase of temperature, मतलब ये समझ लो कि at 25 डिग्री सेल्सियस इसकी solubility अराउंड 34.6 होगी और एट 100 डिग्री सेल्सियस इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 36 37 हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से भी NaCl की सॉल्युबिलिटी में स्लाइटली 2 या 3 यूनिट का फ़र्क आता है। अब रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना जो डेल्टा एच सोल्यूशन है, डेल्टा एच सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा एच हाइड्रेशन प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। मतलब एनर्जी जहाँ पे हमें NaCl को ब्रेक करने में लगानी है और एनर्जी जहाँ पे हमें उसको हाइड्रेट करने में लगानी है। तो जिस वैल्यू से हमारा ये हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रहा होता है उतनी वैल्यू से ये कम हो रहा होता है। मतलब बेसिकली दोनों में क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है हाइड्रेशन करने में ज़्यादा लग जाती है और लैटिस एनर्जी में उतनी कम हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। तभी हम बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl जो होता है वो ज़्यादा इंक्रीमेंट शो नहीं करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय बिकॉज द इंक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी एंड द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी दोनों कैंसिल आउट ईच अदर। सो नो सच इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द NaCl सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, राइट। चलो एक हमने थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट किया है, एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। जैसे अगर हमने टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डिफाइन किया तो ये जैसे NaCl की सॉल्युबिलिटी KCl का ग्राफ है। पूरा मैं ग्राफ शो करती हूँ फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज आर फुल ग्राफ। हाँ ठीक है, अब देख लो जैसे क्या क्या फैक्टर्स है। अब सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर रहे हैं तो KNO3 की है, देन वी हैव आर NaNO3, उसके बाद फिर हमारा NaBr, फिर KBr, फिर KCl, फिर NaCl, वही Na2SO4 और भी ज़्यादा क्योंकि उसमें हमारे पास और भी ज़्यादा मतलब उसको ब्रेक करने में लगेगा। तो ये फैक्टर हमारे रिस्पॉन्सिबल है, ये कॉमन ग्रुप्स है। आप देख सकते हो कि KNO3 NaNO3, अब इसमें हमारा ब्रेक करता है K प्लस NO3 माइनस में, ये ब्रेक करता है Na प्लस NO3 माइनस में, दिस इज Na प्लस Br माइनस, दिस इज K प्लस Br minus, this is K plus Cl minus, Na plus Cl minus and Na2SO4, oh sorry, Na plus plus SO4 माइनस। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते मतलब अगर आप देख रहे हो ग्राफ इनका और भी वैल्यू, इनकी और भी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जा रही है
फैक्टर्स आर अगेन बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन वैल्यू एंड देयर लैटिस एनर्जी वैल्यू, मतलब उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी में हमें कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ रही है, या उसकी अगर हम बात करें उसके लैटिस को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने में। ओके, मूविंग ऑन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे हो सकता है कि अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कुछ इफेक्ट आएगा अभी यहाँ पे? हमारा सॉल्यूट सॉलिड इन नेचर है, तो क्या जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली कंप्रेस हो पाते हैं? नहीं। सो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन दी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहीं अगर गैस एंड लिक्विड आ जाता ना तो प्रेशर विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, वी टुक ओनली वन एग्जाम्पल वेयर वी आर एडिंग सॉल्यूट as a solid compound in the liquid, right? So pressure will not play any good role when we are adding solid in a liquid. So this is because solid and liquid are less compressible compared to gases. वही मैंने बोला भी कि solid की compressibility factor कम होती है as compared to gases, तो वो हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो आपके हिसाब से कौन तरह के सॉल्यूशन होंगे? ये आपने पढ़ भी रखा है, यू हैव स्टडीड अबाउट देम इन क्लास 9th या 10th में, आपका आया भी होगा टॉपिक। आई थिंक वो वर्ड हमने अभी भी यूज किया है, वी हैव यूज दैट वर्ड। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इज, solution can be classified into three types. We have saturated solution, unsaturated solution या फिर super saturated solution। अब इसको ना एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, या फिर सुपर सैचुरेटेड क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ लाइव एग्जांपल। चलो इसको ना अपनी क्लास से कंपेयर करते हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, या सुपर सैचुरेटेड क्या है। मान लो कि हमारे पास मतलब एक हमारी क्लास है, हम एक क्लास में है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 10 बेंचेस है, राइट? 10 बेंचेस आर देयर, और 10 बेंचेस पे मतलब एक बेंच पे 1 बेंच कैन अकोमोडेट 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंडीशन वो कंडीशन होगी कि जो 10 बेंचेस है और 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो, मतलब जितनी हमारे पास सीट्स थी उतने ही स्टूडेंट है। एक फील्ड है कि जितना हमारे पास स्पेस था उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने में, उनको स्पेस मतलब उनको बेंच प्रोवाइड करने में, उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कोई इधर उधर एडजस्ट करके नहीं बैठा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उतना ही सॉल्यूट पार्टिकल डाला गया सॉल्यूशन में जितना वो सॉल्यूशन सॉल्यूट को अकोमोडेट कर सकती थी, स्पेस दे सकती थी। अब अनसैचुरेटेड कंडीशन आ जाए, सेम वही हमारे पास 10 बेंच है, वी हैव 10 बेंचेस, और अगेन कंडीशन यही है कि एक बेंच पे हमारे पास 2 ही स्टूडेंट अकोमोडेट हो भी सकते हैं। बट अब स्ट्रेंथ कितनी होगी? मान लो अब स्ट्रेंथ होगी 15 स्टूडेंट्स की, तो हमारे पास अभी भी स्टिल 5 सीट्स आर लेफ्ट, मतलब 5 सीट अभी भी बची हुई है। तो वो कंडीशन हो जाती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, मतलब और भी अभी सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में ऐड हो सकता है, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड कंडीशन। सुपर सैचुरेटेड, अब सुपर सैचुरेटेड क्या हो सकता है कि जैसे सेम 10 बेंच है, एक बेंच पे 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, बट अब बच्चे आ गए 25, वी गॉट 25 स्टूडेंट। तो अब क्या करना पड़ेगा, उन 5 स्टूडेंट्स को जगह देनी पड़ेगी, है ना, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी भाई तू साइड हो जा, यहाँ पे बैठ जाएंगे, तुम इधर बैठ जाओ, तुम एडजस्ट कर जाओ। जैसे कि कभी कभी हम लाइफ में उन लोगों को भी जगह देते हैं जिनकी जगह ज़रूरी नहीं होती है। काफ़ी डीप हो गया ना। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि जब हमने कुछ ज़्यादा ही हद में सॉल्यूट को ऐड कर दिया है सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट बीकर में नीचे जाके डिपॉजिट हो गया, मतलब वो ऐसे ना डिपॉजिट हो गया, अब वो ऐड ही नहीं हो रहा है, वो एक नीचे एक लेयर बन गई है, ठीक है। जैसे एक हमने डालने थे 250 ml में 2 स्पून ऑफ शुगर डालने थे जिससे वो सैचुरेट बन जाता, हमने डाल दिए 3,
तो वो तीसरा स्पून क्या कर जाएगा, नीचे जाके बीकर में डिपॉजिट हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा। तो वो कंडीशन है हमारी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप आपको मज़ा आया हो सुनने में। तो एक बार इसको डिफाइन भी कर लेते हैं प्रॉपरली, ये तो हमारा लाइव एग्जाम्पल हो गया। एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, एंड सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, ऐसा नहीं है कि हर टेम्परेचर पे हम बोलेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हम कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हमारा इतना ही सॉल्यूट आ सकता है। कि 20 स्टूडेंट्स थे, है ना, 10 बेंच थे, 20 स्टूडेंट आ चुके थे, उससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करना चाहेंगे अगर हम चाहते कि क्लास में बच्चे कंफर्टेबली बैठे। तो सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द से एट द सॉल्वेंट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। There exists an equilibrium between dissolved solute molecules and the undissolved solute molecule in the solution. तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट कर सकता है कि अनडिजॉल्व और डिजॉल्व सॉल्यूशन में, राइट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू अपना क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक मिनट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाँ ओके। सॉल्वेंट होल्ड एज मच सोल्यूट एज इट पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पे जितना वो हमारा सोल्यूट को झेल पाए उतना ही हम डालते हैं। अनडिजॉल्व सोल्यूट रिमेन इन द फ्लास्क, तो वो हमारी कौन सी कंडीशन हो जाती है, सुपर सैचुरेटेड। डिजॉल्व सोल्यूट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, ये वर्ड ना तुमने अपनी इक्विलिब्रियम में भी समझा होगा कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है जो चलने वाला इक्विलिब्रियम, जो कॉन्टिन्यूसली एक फ्लो में चलता जा रहा है। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टेप से लेके मैं इस स्टेप तक मूव करी जा रही हूँ, आई एम डूइंग दिस मूवमेंट, पूरा ये मूवमेंट हो रहा है, बट पोजीशन क्या हो रही है, अभी भी सेम पोजीशन आ रही है ना। आई एम मूविंग ऑन द वन स्टेप कंडीशन, दिस वन स्टेप कंडीशन, जहाँ पे चेंज हम देखना मुश्किल हो जाएगा। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है अपना, when a solid solute is added to a solvent, some solute dissolve, which is called a dilution, dissolution. Some solid particle collide with the other solid particle and get separated out of solution, which is called as crystallization. मतलब क्या है, एक exist कुछ particles तो solution में जाके dissolve हो चुके हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं, बट कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो उनके साथ बेचारों के साथ टकराएंगे और थोड़ा बहुत उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो बाहर ही रह जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व्स, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन पार्टिकल्स। सम सोल्यूट पार्टिकल कोलाइड विद अदर सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सोल्यूशन, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे तुमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनना एक तरह से वो भी हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे अब ये देखो, मान लो हमारे पास एक बीकर है, हमने उसमें पानी ऐड किया, अब हम ऐड कर रहे हैं अपना कुछ पार्टिकल्स। वाओ, बढ़िया था ना दोबारा देखना, आया स्पून, ये रहे पार्टिकल्स, ये हो गया हमारा ऐड अपने सोल्यूशन में। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल मिक्स हो गए, जो पार्टिकल मिक्स हो गए जो दिख नहीं रही है वो डिसोल्यूशन वाले पार्टिकल है, जो पार्टिकल वैसे के वैसे रह गए वो क्रिस्टलाइजेशन वाले पार्टिकल है, राइट। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, when the process of dissolution and crystallization started to occur in the same rate under such condition, the number of solute particle going in the solution is equals to the number of solute particles separating out of a solution. अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, उसका ये मतलब हो जाता है कि कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो चुके हैं, उनको तो हम रोक नहीं पाए, बट कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सोल्यूशन में रह जाते हैं, तो उनके बीच में ना इक्विलिब्रियम बनता है कि वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। सो द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इन द सोल्यूशन is equals to the number of solute particles separating out of the solution. So that's called a dynamic equilibrium. That is always in a motion. Dynamic मतलब it is always happening from one to other. When the process of dissolution and crystallization started to occur at the same rate under condition is dynamic equilibrium. Okay? अब बात करते हैं unsaturated solution की कि ये unsaturated solution क्या होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब जिसमें और भी पार्टिकल्स ऐड हो सके, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अभी भी सीट्स खाली है, आओ बैठो और पढ़ाई करो,
वही वाली सीन है कि अगर तुम्हें लगता है कि हम और भी ऐड कर सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, मतलब उसमें अभी भी स्पेस है सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए। द अमाउंट प्रेजेंट इज लेस देन दैट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स अब तक वो कंडीशन आई नहीं है जहाँ पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड वाली, तो उसकी अमाउंट हमेशा कमी रहेगी अनसैचुरेटेड में। Next, we have supersaturated solution, a solution in which there is more amount of solute than that is present in saturated solution at the same temperature and pressure. So, solvent holds more solute than it's normally possible at that temperature. ठीक है, इसमें ज़्यादा amount of solute present है normally at that temperature. जैसे अगर हम बात करें supersaturated solution है, हमारे पास ये particles ऐड किए, अब पार्टिकल्स को अगर हमने डाला तो वो उसमें जाके अगर हम उसको डिसॉल्व करें, अरे तो वो ऊपर के ऊपर रह जाए, मतलब ये पार्टिकल्स डिसॉल्व ही ना हो सॉल्यूशन में। मैंने एक्स्ट्रा एक स्पून ऑफ शुगर डाली, वो वहीं के वहीं एज सच या तो ऊपर रह जाए या नीचे आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी कैसे मैटर करती है, तो वो हमारे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब हम बात करेंगे कि जब हमारा सॉल्यूट गैसेस इन नेचर हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो हमारे पास नाउ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ओके, राइट। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, अब इसमें तो हमारा प्रेशर रोल भी होगा क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, तो उनका भी काफ़ी रोल प्ले होगा, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। सो डू यू नो दैट गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर और अदर लिक्विड्स लाइक सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर एंड लिक्विड। ऑफ कोर्स हम गैसेस पानी में डिसॉल्व करते हैं। बेस्ट एग्जांपल बताऊं, कोल्ड ड्रिंक, यू नो कोका कोला जो तुम थम्स अप वगैरह सब पीते हो, वो क्या है, उसमें हमारी CO2 गैस जो होती है, बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उसमें गैस से तो डिजोल्व कर रही है। वो जो फिज का साउंड आता है, दैट इज बिकॉज गैस हैज बीन डिजोल्व्ड इन दैट लिक्विड। तो yes, it does have that gases are dissolved in water or any other type of liquid. Do you also know that most important gas that dissolve a small extent to 5 to 6 ppm in water and save the whole flora and fauna under sea? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी बायोलॉजी से भी रिलेट करता है कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट गैसेस जो होती है वो हमारे कम से कम 5 to 6 ppm में डिजॉल्व होती है पानी में, which save the whole flora and fauna under sea. Flora and fauna, I think this is for plants and this is for animals, है ना, याद है मुझे बायो, थोड़ी बहुत तो याद है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो। एक्वेटिक लाइफ इज ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन को डिजोल्व करना पानी में, तभी तो वही तो रीज़न है ना कि अंडर वाटर या अंडर सी जो हमारे प्लांट्स है और हमारे जो एनिमल्स है वो रेस्पायर कर सकते, बिकॉज ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस, sulfur dioxide gas are highly soluble in water. So HCl gas, ammonia gas, sulfur dioxide, these are all highly soluble in water, right? Again reason is क्योंकि हम उसको एक तो easily liquefy कर सकते हैं, हम polar gases को polar solvent में डाल भी सकते हैं। These are easily liquefiable gases and are more soluble in nature. सारी तुम देखोगे तो they are polar. Solubility of gases is greatly affected by pressure and temperature. Yes, this is the important point we have कि जो gases की solubility है ना, वो pressure और temperature से काफ़ी ज़्यादा affected होती है। So इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे कि pressure और temperature से उसका role क्या आता है, कैसे gas on increasing pressure या on increasing temperature vary करेगी। So yes, बात करते हैं solubility of gases in liquid की। सबसे important factor is effect of pressure. So solubility of gases increases with increasing pressure. इसमें तो कोई doubt ही नहीं है कि अगर हम pressure increase करेंगे तो solubility of gases will also increase. कैसे, चलो इसको ना एक एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक बीकर है, ये मेरी पिस्टन है और उसके ऊपर मैंने वेट रखा हुआ है W1। अब मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर वेट बढ़ा दिया, मैंने 2 वेट्स रख दिए W1 एंड W2। अब तुम क्या देखोगे,
जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे पिस्टन मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही पिस्टन मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वॉल्यूम क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। पहले इतना एरिया कवर कर रहा था, अब इतना एरिया कवर करेगा तो वॉल्यूम कम होने लगेगी। तो उसके इन्वर्सली हमारा क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर हमारा बढ़ने लगेगा। अब पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, जितना ज़्यादा पार्टिकल पास आएंगे उतनी ज़्यादा उनकी कोलिजन बढ़ने लगेगी, उतना ज़्यादा वो वॉल्स में टकराने लगेगी। क्यों, पहले स्पेस थी ज़्यादा, अब स्पेस कम हो गई। इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ वेट ऑन द पिस्टन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज। अब क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमारे लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व होने लगेंगे, ज्यादा अमाउंट में वो डिजोल्व होने लगेंगे एज कंपेयर टू अगर हम नॉर्मली एक वेट की बात करते। राइट, सो एज्यूम कि जो ये सिस्टम है वो इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वही कि वो मूवमेंट में है, एक तरह का मोशन कर रहा है उसमें। राइट, तो क्या होने लगेगा, under the conditions such as pressure and temperature, the rate of gaseous molecule entering and leaving the solution phase is the same. अगर हम एक प्रेशर और कंडीशन पे बात करें सॉल्यूशन की, तो जितने पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं जितने पार्टिकल बाहर रह रहे हैं ना, उसमें एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा। उनके पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, सेम होने लगेंगे। राइट, तो जैसे ये हमारी पिस्टन है, हमारे दोस्त में वेट थे, W इंडिकेट्स वेट, बाय इंक्रीजिंग द वेट प्रेशर ऑन द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेफिनेटली अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, हाँ अगर हम इसको एग्जांपल से समझे, मान लो ये हमारा सॉल्यूशन था, ये हमारी पिस्टन है और ये हमारा W1 वेट था। ये हमारे मान लो गैस के पार्टिकल, मान लो मैंने इतना पोर्शन लिया। अभी तुम्हें ऑलमोस्ट कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, 4 to 5 पार्टिकल्स। अब क्या हो गया, अब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज कैसे करेंगे, वेट रख के। तो मान लो अब डेफिनेटली अगर वेट बढ़ा रहे हैं तो पिस्टन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पे आ गई पिस्टन, ठीक है, W1 W2। अब देखो अब तुम क्या देख रहे हो, मान लो यही हमने पर ml देखा, अब नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे बढ़ गए ना, अराउंड एंड अराउंड हमारे 7-8 हो गए। That's what it says, that the concentration of gas molecule per unit volume increases with interaction between the solvent molecules and the gas molecule, increasing result more solubility of gas। तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस पार्टिकल की solubility लिक्विड में बढ़ने लगती है। राइट, ओके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दी अबव अगर हम बात करें, assume this system to be in a state of dissolution and crystallization, वही अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो वही हमारा सेम ही रहेगा, जितना मतलब डिसोल्यूशन हो रहा है और उतना उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है। नाउ इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेस बाय कंप्रेसिंग द गैस इन अ स्मॉलर वॉल्यूम। जैसे देख लो एक बार, observing from the above equation, as a result increase the number of gaseous molecule per unit volume over the solution, as a result increase in the number of गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया भी ना, मैंने एक ml का पार्ट बनाया था कि वो 1 ml में पहले 5 पार्टिकल्स थे गैस के। नेक्स्ट टाइम जब मैंने वेट बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीज किया, कंप्रेस हुई गैस, तो अब उसमें 7 से 8 पार्टिकल आ गए। तो एज अ रिजल्ट इंक्रीज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। दिस increases in the pressure of gas above the solution, increases the solubility of gas until a new equilibrium is reached, and this is the solubility. So basically we can say solubility is directly proportional to the pressure applied in case of gas solute in a liquid. Okay, नेक्स्ट वी हैव इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं।
चलिए अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। आपको क्या लगता है कि अगर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इफेक्ट क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। डू यू नो व्हाट हैपेंस टू द गैस व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट दैट इज हीटेड? आंसर सुनो। वो देखा बबल्स निकलते हैं गैस से, ओ मतलब पानी से अगर हम बढ़ाने लगते हैं तो उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। वो बेसिकली क्या हो रहा था, गैस ना हमारे सॉल्वेंट से एस्केप आउट हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है। सो वो बाहर निकलने का रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से। सो व्हेन सम बबल्स एमिनेट फ्रॉम द वाटर इट इंडिकेट्स गैस इज एस्केपिंग इन द फॉर्म ऑफ बबल फ्रॉम द सोल्यूशन। तो गैस escaping from the liquid in which it is dissolved or from the solution when heated indicates that the solubility of gases decreases with rise in temperature. Yes. जैसे प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, वैसे टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, वो बबल आउट होने लगते हैं, वो निकलने लगते हैं उस फेज के साथ। सो higher the temperature, it will drive the gas out of the solution. For example, if we talk about the carbonated drinks, they are more bubbly if stored in refrigerator. अगर हम टेम्परेचर मतलब अगर ना बढ़ाए और उसको फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बबलिंग होती है उसमें। वार्म लेक्स हैव लेस O2 डिजॉल्व इन देम एज कम्पेयर टू कूल लेक्स। जो थोड़ी जो लेक्स का टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है उसमें O2 की मात्रा कम पाई जाती है एज कम्पेयर टू कूल लेक्स। In the graph, we show there is a least soluble gas is helium and the most soluble gas is CH4. You can check the graph over here. The CH4 is the one which have the most solubility as compared to increase in temperature. And the least soluble we have is helium. उसमें temperature बढ़ाने से solubility उसकी कम हो रही है. But हाँ temperature बढ़ाने से as you can see the graph is also going in downward direction. But उसकी solubility एक temperature पे ज़्यादा होती है as compared to other gases involved. बिकॉज यस उसका थोड़ा सा इंट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है, पोलर मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें O2C और He के कंपेरिजन उसकी सॉल्वेंट के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा पाई जाती है। सो वी हैव सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, वी कैन टेक इट फ्रॉम द पॉइंट्स जो अब तक हमने समझे हैं फैक्टर्स के थ्रू और डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस के थ्रू, दैट व्हेन अ गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक process. Dissolution process always follows dynamic equilibrium, the Le-Chatelier principle. In exothermic process, the solubility should decrease with increase in temperature. That's all we have the solubility concept. ये पार्ट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसी पार्ट को यूज करके हमारा एक लॉ बना था। ये सॉलिबिलिटी पे ही हमारा एक लॉ बेस्ड है और वो हमारा लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आप हेनरी लॉ को समझ पाओगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, समझो चीज़ों को, क्योंकि हेनरी लॉ के बारे में ना लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। सो हेनरी लॉ की बात करें तो आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा पहला कौन सा इंसान था जिसने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था बिटवीन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट एंड प्रेशर में? Can you tell me who's the first person to give the quantitative relation between solubility of gas and the pressure? He is none other than Mr. Henry. Yes. So Henry was the first to describe the relation between the solubility of gas. The law states that at constant temperature, ये बहुत important factor है कि वो जो उसका law था वो depend करता है हमारा constant temperature पे. The solubility of gas in a liquid or a solution is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of a liquid. Yes. जो मैंने पॉइंट एक्चुअली आपको पहले भी मैं लिखवा चुकी हूँ कि जो गैस की सॉलिबिलिटी है पानी में या किसी भी लिक्विड सोल्यूशन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो डिपेंड करती है partial pressure of gas present above the surface of liquid. Mole fraction of gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of a gas over the solution. मतलब ये जो लॉ है ना ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कि अगर हमें मेजर करना है तो हम गैस की मोल फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे विद द पार्शियल प्रेशर. सो दैट्स हाउ आर फॉर्मूला लुक लाइक. एक बार देख लीजिए थे. द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज P प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. यही मतलब 3-4 तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि हेनरी लॉ क्या कहता है कि वो कहता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व ओवर द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, या mole fraction of the gas particle is directly proportional to the partial pressure of gas. या the partial pressure of gas
in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution phase, right? Henry's laws is expressed as P is directly proportional to X. Basically law होता है P directly proportional to X. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और ये कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है? हेनरी कांस्टेंट कहलाता है. हेनरी कांस्टेंट. ओके. कैन यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन? हम कर सकते हैं. लेट्स ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फॉर द अबव नेचर. चलो ये देखो, दैट्स हाउ वी ड्रॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl इन मोल फ्रैक्शन. डायरेक्ट रिलेशन है ना, कि मतलब अभी क्या देखा तो लॉ से P इज इक्वल्स टू KHX. जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा HCl गैस का उतना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा. मतलब ये जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन है HCl गैस का इन साइक्लोहेक्सेन उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl होगा इन टॉर. The graph will be a straight line passing through the origin. So my dear students, can you guess the solubility of the following gases in water? चलो सोचो, बता सकते हो क्या? एक pause लो and then watch this video. क्या हुआ? आंसर नहीं मिला है ना? नहीं मिल सकता, मुश्किल है थोड़ा. क्यों? क्योंकि वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो हम आपको आंसर बताते हैं. ये रहा वो आंसर. ये देखिए, डिफरेंट गैसेस का अगर हम बात करें या डिफरेंट टेम्परेचर, कीपिंग KH वैल्यू, वी हैव दिस. देख लीजिए एक बार, ये हमारी सॉलिबिलिटी है, राइट? अब देखिए, अगर हम बात करें CO2 के बारे में, अगर CO2 सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिसॉल्व करते हैं तो इट पास अंडर अ हाई प्रेशर एंड सील ट्यूब. तो इट इज इंक्रीजिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 बेस्ड ऑन हेनरी लॉस. बेस्ट एग्जांपल है स्कूबा डाइवर्स हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड. अगेन scuba divers go deep into the sea, which results in high pressure underwater, which causes more solubility of gases inhaled based on Henry law. ये सब एग्जाम्पल है हमारे हेनरी लॉ के. When scuba divers come to the surface, experience a medical condition known as BENS, which is painful and dangerous. क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर से किस पे जा रहे हैं? लो प्रेशर कंडीशन पे आ रहे हैं. तो एकदम से जो चेंज आता है ना, when divers come to the surface, pressure decreases, just release the dissolved gases and leads to the formation of bubble. क्या होता है? जैसे हमने क्या देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से या प्रेशर कम करने से वो बबल के फॉर्म में गैस निकलती है. तो इट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड एंड दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज एंड क्रिएट अ कंडीशन कॉल्ड एज बेंड्स, राइट? व्हाट इज द स्कूबा डाइवर्स एयर टैंक कॉम्पोजिशन? चलो जल्दी से सोच के बताओ फटाफट से. वी हैव एन आंसर फॉर इट. 1 2 3 गो. एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, nitrogen gas and oxygen. So it's a composition of helium N2 and O2 gas. Why do people living at hilltop or at higher altitude experience a condition known as anoxia? Very common again. At high altitude, the partial pressure of the oxygen is lesser than that of ground, which causes low concentration of oxygen in the blood and the tissue, which leads to the weakness and inability to think properly for climate. तभी जाके ना एक ब्रेन फॉग होने लगता है. जब लोग थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं या हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो दे फील अ ब्रेन फॉग. मतलब एक तरह से उनका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है. प्रेशर कम होने से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल causes weakness and inability to think. Between ammonium chloride and sodium chloride, which is more soluble with rise in temperature. अभी हमने सोडियम क्लोराइड डिस्कस किया था. अमोनियम क्लोराइड है ना उसका आंसर? Yes. Henry laws is applicable at constant temperature, constant pressure और constant volume. जल्दी से आंसर बता दो. Constant temperature पे. Next. If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas will dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen gas exerts a pressure of इतना. चलो जल्दी से आंसर सॉल्व कर लो. जल्दी से आंसर सॉल्व कर लो इसका. आपके सामने एक आंसर भी आ रहा है. हाँ, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या दे रखा है? मिली मोल्स निकाल लिए नाइट्रोजन गैस के. वॉल्यूम में इतना डिजॉल्व है, नाइट्रोजन इतना प्रेशर कर रहा है और के ओके मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. डेंसिटी बहुत बड़ा फॉर्मूला है. हाँ, एक बार डाटा जो गिवन है उसका देख लेते हैं.
ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन से निकाला तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई 1.29 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो x आ गया अपना N1/N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वही हमने अभी निकाल लिया 55.5 मोलर। अब 55.5 मोलर और हमारे पास N2 गैस करके उसके मिली मोल्स निकालने हैं। तो पहले हमें 1 लीटर ऑफ वाटर में 100 ग्राम से डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम ml, तो निकल सकता है, एक बार देख लेते हैं। राइट, मैं उसको आंसर बता रही हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करना था एक्चुअली। ओके, सो लास्ट विल डिस्कस अबाउट दी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है ना, वो उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। सो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन इंट्रैक्शन विद सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो प्रॉपर्टी होती है सॉल्वेंट की जो बताता है वो कितना इंट्रैक्ट कर सकती है सॉल्यूट पार्टिकल के साथ। सो दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट विच शोज हाउ मच ability of a solvent has to interact with the solute particles, कि वो बेसिकली एक और तरीके से हम अगर बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट जहाँ पे वो बताता है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल के साथ आयन आयन पेयर का फॉर्मेशन कर पाए। सो जो हमारी प्रॉपर्टीज है इससे रिलेटेड दो एनर्जी टर्म्स है, और वो दो एनर्जी टर्म्स है हमारे पास, पहली लैटिस एनर्जी एंड दूसरी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए। पहली जो लैटिस एनर्जी है, जो आप कई बार पढ़ भी चुके हैं उसके बारे में। सो लैटिस एनर्जी ना एक्चुअली बच्चों को लगता है एक तरह की है, नो। लैटिस क्या है, जो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिस्टल लैटिस, अब वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है वहाँ पे और एनर्जी का रिलीज भी हो सकता है। एनर्जी रिलीज जब हमारा एक लैटिस का फॉर्मेशन हो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट लैटिस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, राइट? बोथ आर देयर। सो लेट्स अंडरस्टैंड लैटिस एनर्जी. So lattice energy is the energy required when one mole of crystal is broken into its constituent ion. एक तो ये हमारी पहली फॉर्म है, और द एनर्जी रिलीज, वही जो मैंने आपको बोला ना कि दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लैटिस एनर्जी को, in energy requirement and in the energy release when one mole of a crystal is formed from its constituent ions or particles, right? So that is one property we have. The dissociation process is the endothermic nature. जो डिसोसिएशन का प्रोसेस होता है जिसमें वो ब्रेक कर रहा होता है, तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो हमारा क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक इन नेचर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी, देखो हाइड्रोलिसिस होना और हाइड्रेशन एनर्जी दो अलग कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में हम कंपाउंड या सॉल्वेंट सॉल्यूट को ब्रेक कर रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी होती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी सॉल्यूट पार्टिकल इज हाइड्रेटेड। अब हाइड्रेटेड का क्या मतलब है? हाइड्रेटेड का मतलब है कि उसने सॉल्यूट पार्टिकल के साथ अभी सिर्फ एक इंट्रैक्शन की है, वो उसके आसपास आके जुड़ा है, it's only interacting with that solute particle, right? So hydration energy, it is the amount of energy released when one mole of a particle are surrounded by the solvent molecule, तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। उस सॉल्यूट पार्टिकल को अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल आके सराउंड कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रेशन। हाइड्रेटेड साइज ऑफ एन एलिमेंट, हम भी ऐसे भी बात करते हैं कि जैसे अगर लिथियम एलिमेंट हमने पानी में डाला, उसके आसपास आके हमारे ऑक्सीजन ने उसको घेर लिया, तो दैट्स कॉल्ड दी हाइड्रेशन। मतलब व्हेन लिथियम कन्वर्ट्स इनटू लिथियम प्लस एक्वस, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक्वस का मतलब क्या है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका वो हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर अमाउंट में ना एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होना होता है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। राइट, so hydration energy, if lattice energy is higher than hydration energy then the solubility will be less. of course अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है लैटिस को ब्रेक करने के लिए एज कम्पेयर टू दी हाइड्रेशन एनर्जी, उसको हाइड्रेट करने में,
तो और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना, कि ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, फिर वो हाइड्रेट होगा, फिर वो सॉल्युबलाइज़ होगा। अगर हम ज़्यादा एनर्जी दे दें उसको लैटिस को ब्रेक करने के लिए, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा, और हाइड्रेशन ही हमारा फाइनल स्टेप होता है सॉल्युबिलिटी करने के लिए या सॉल्युबलाइज़ करने के लिए सॉलिड पार्टिकल को। तो इन दैट केस अगर लैटिस एनर्जी इज़ ग्रेटर देन, इफ लैटिस एनर्जी इज़ ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, इसको मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी हैव lesser solubility. And if lattice energy is lower than hydration energy, then solubility is very high. अब क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसको हाइड्रेट करने में, सॉल्युबलाइज करने में, तो इन दैट केस ग्रेटर विल बी दी solubility. Okay, so that's it for today guys. I hope you like the session. अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज सारी की सारी वीडियोस देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके नीट के एग्जाम में आने वाली है. वी हैव फॉलोड डिफरेंट ट्रेंड फ्रॉम द ऑनलाइन टीचिंग, जहाँ पे हम आपको एक लेक्चर फ्री में नहीं देंगे, वी विल गिव यू ऑल द लेक्चर फ्री. वी वांट कि आप नीट 2026 में अपनी जगह बना पाओ, अपनी सीट लेके बजाओ. So please do like, share, comment and subscribe to our channel, that is NEET iQuanta. And if you are interested, अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको concept समझ आ रहे हैं, so you can also enroll to our batch, that is Tejas batch, which is only costing you 1 rupee. इससे कम और कुछ नहीं होता है. So please follow for that. Thank you everyone.